तो देखिए, शुभ समाचारों की शुरुआत करेंगे। आज बॉलीवुड के बादशाह का बर्थडे है, आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है और तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आज तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, शाहरुख खान आज 58 साल के हो गए। उस खास मौके पर शाहरुख हमेशा की तरह अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए बालकनी में पहुंचे, अपने घर यानी मन्नत की बालकनी पर। और आप देखेंगे कि दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है, उनकी लोकप्रियता का यही आलम देखने को मिलता है। और जब बर्थडे का मौका आता है तो मन्नत के बाहर कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिलता है। शाहरुख खान की एक झलक पाकर उनके फैंस किस कदर झूम रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। अपने फैंस के इस प्यार का शाहरुख खान ने सोशल साइट एक्स पर शुक्रिया अदा किया और देखा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतने सारे लोग आए और मुझे बधाई दी। शाहरुख ने आगे देखा कि वो केवल अभिनेता हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि वो आज भी अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। देखिए, किंग खान रात के वक्त अपने फैंस से मिलने के लिए पहुंचे। वो रात के वक्त अपने बंगले मन्नत के गेट पर पहुंचे। उन्होंने वहां से अपने फैंस को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, दोनों हाथ उठाकर आभार जताया, साथ ही जन्मदिन पर बधाई देने के लिए दिल से शुक्रिया भी अदा किया। काफी देर तक शाहरुख खान अपने फैंस को थैंक यू कहते रहे। बाद में उन्होंने सभी से अपने अपने घर जाने और सुबह मिलने की गुजारिश की। देखिए, हर साल शाहरुख के बर्थडे पर मन्नत के बाहर लगभग ऐसा ही नजारा नजर आता है, जहां शाहरुख अपनी बालकनी से अपने फैंस से अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और ये फैंस उनकी झलक पाने के लिए उतने ही ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। शाहरुख 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन फैंस का उत्साह वैसा ही है और शाहरुख भी उसी अंदाज में अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं। तो देखिए, आलम यह रहा कि रात से ही शाहरुख खान के घर के बाहर फैंस जुटने लगे। फैंस अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर मन्नत के बाहर खड़े हो गए। शानदार नजारा देखने को मिला। सभी ने एहसार किया और शाहरुख खान के नारे लगाना जो है शुरू कर दिए। रात भर इसी तरह फैंस जो है मन्नत के बाहर जुटे रहे। तो तस्वीरें अपने आप में बता रही कितना जबरदस्त उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो किसी भी प्रकार की कम होने का नाम नहीं ले रही है। वर्षों गुजर गए, दशक गुजर गए, लेकिन शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग ज्यों की त्यों।
पहले पठान फिर जवान, दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन हजार करोड़ से ऊपर और तीसरी फिल्म की रिलीज का इंतजार। इससे बेहतर भला तोहफा बॉलीवुड बादशाह किंग खान शाहरुख खान के लिए भला जन्मदिन पर क्या हो सकता है। 2 नवंबर यानी आज शाहरुख खान 58 साल के हो जाएंगे। महज अपनी 2 फिल्मों से शाहरुख खान ने जिस तरह से हिंदी सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया है वो यकीनन यादगार है। यही वजह है कि इस बार शाहरुख खान अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के मूड में आ चुके हैं। उनके जन्मदिन की पार्टी का जिम्मा उठाया है उनकी मैनेजर पूजा डडलानी ने। शाहरुख खान का ये बर्थडे बेहद खास होने वाला है क्योंकि उनके इस बर्थडे पर सितारों की महफिल सजेगी। पार्टी का आयोजन जियो NMACC में होगा, जहां माना जा रहा है कि सलमान, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, जवान के डायरेक्टर एटली, नयनतारा और राजकुमार हिरानी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस जश्न में हिस्सा बन सकते हैं। शाहरुख की बर्थडे पार्टी में कोई थीम नहीं रखी गई है। साथ ही मेहमानों को किसी भी तरह का गिफ्ट लाने को मना किया गया है। यकीनन ये वो मौका है जब शाहरुख खान के बंगले के बाहर उनके हजारों फैंस भी उनका इंतजार करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। लिहाजा यहाँ भी जश्न जैसा माहौल नजर आने वाला है। 2023 की शुरुआत जहां शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान के धमाके के साथ की थी, तो वहीं साल का अंत भी वो धमाकेदार करने वाले हैं। इस साल की उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म डंकी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फिल्म के टीजर भी इसी दिन रिलीज किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शाहरुख को एक्टिंग के साथ कमाई का किंग क्यों कहा जाता है और ऐसा क्या है जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री को शाहरुख पर इस कदर भरोसा है। वैभव। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस साल की तो 2023 में शाहरुख खान की 2 फिल्में आई और दोनों फिल्मों ने मिलकर 2200 करोड़ की कमाई की। बिल्कुल, इसी साल रिलीज हुई पठान की बात करें तो शाहरुख ने इस फिल्म के जरिए 1050 करोड़ की कमाई की, जो आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस साल शाहरुख की दूसरी फिल्म जवान भी रिलीज हुई और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की। बिल्कुल, देखिए अगर कमाई की हम बात करें तो 1140 करोड़ की कमाई करके सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए थे। अगर शाहरुख खान की 1 साल के नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें 1300 करोड़ का उछाल देखने को मिला है, जो बताता है कि शाहरुख का जादू जो है अब भी बरकरार है, लोगों के सर चढ़कर बोलता है। शाहरुख केवल बॉलीवुड में कमाई के किंग नहीं है, बल्कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे रईस एक्टर्स में से होती है। हॉलीवुड एक्टर इवन जॉनसन के बाद शाहरुख चौथे सबसे बड़े एक्टर हैं जिनके पास बहुत पैसा है। शाहरुख खान की पिछले साल के नेटवर्थ की अगर बात करें तो 2022 में ये रकम 5116 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, देखिए जबकि इस साल शाहरुख खान उनकी जो नेटवर्थ है 1300 करोड़ के उछाल के साथ 6411 करोड़ रुपए जो है अब पहुंच चुकी है। देखिए एक तरफ फैंस आज शाहरुख खान को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, तो शाहरुख भी अपने फैंस को अपने अंदाज में ही शुक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहरुख आज अपने फैंस को एक शानदार रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हैं और वो है उनकी अपकमिंग फिल्म डंकी का टीजर। शाहरुख की ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। नाम तो सुना होगा। किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह। ये तो शुरुआत है। ये तमगे शाहरुख खान को उनकी फिल्मों की बदौलत मिले हैं। तो दूसरा सच ये भी है कि उनके चाहने वालों ने उन पर भरपूर प्यार लुटाया है। यही वजह है कि जन्मदिन के पहले शाहरुख के बंगले मन्नत से ऐसी तस्वीरें हर साल आती हैं। जिसमें एक तरफ उनके फैंस होते हैं तो दूसरी तरफ शुक्रिया अदा करते शाहरुख। शाहरुख इस जन्मदिन पर 58 साल के हो जाएंगे। बीते 3 दशकों से जिस तरह शाहरुख खान ने बॉलीवुड के साथ दुनिया में अपनी धाक जमाई है, उसने उन्हें बॉलीवुड सितारों की कतार से अलग कर दिया है। शाहरुख अब दुनिया में हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन को भुनाने की कोशिश अब मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी कर रहे हैं। शाहरुख खान अपनी मच वेटेड फिल्म डंकी को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किंग खान के फैन को एक खास तोहफा भी दिया है। कहा जा रहा है कि डंकी के टीजर लॉन्च को खुद शाहरुख खान होस्ट करेंगे। फिल्म का 2 टीजर रिलीज होने वाला है।
वहीं सेंसर बोर्ड ने फिल्म के टीजर को यू सर्टिफिकेट दिया है। डंकी में किंग खान का एक्शन अवतार तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें दर्शक को एक ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो पहले किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिली। डंकी में शाहरुख खान के अलावा एक्ट्रेस तापसी पन्नू, दिया मिर्जा, बमन ईरानी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। वहीं खबरें हैं कि फिल्म में विकी कौशल कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और ज्योति देशपांडे प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं फिल्म का निर्माण यश राज फिल्म की ओर से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कुल मिलाकर देखिए, बात यह है कि अपनी फिल्म डंकी के जरिए शाहरुख खान फिर से तहलका मचाने को तैयार है। पठान और जवान के बाद डंकी उनकी इस साल तीसरी फिल्म होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। शाहरुख ने बॉलीवुड में लंबा सफर तय करके और इस सफर में उतार चढ़ाव भरा ये सफर तय करके यहां तक मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल, एक वक्त शाहरुख ने फ्लॉप फिल्मों का दौर भी देखा था, लेकिन उस दौर से निकलकर शाहरुख ने जिस तरह कमबैक किया है वो खुद में एक इतिहास है। कुछ साल पहले 2018 में शाहरुख की जीरो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, जिसके बाद कहा गया कि शाहरुख का दौर अब ढल गया है। बिल्कुल गुंजन, आपको याद भी होगा बैक टू बैक जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जीरो फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान थोड़ा संभले और एक ब्रेक लिया। इस दौरान शाहरुख खान ब्रह्मास्त्र और द जोया फैक्टर जैसी फिल्मों में बतौर कैमियो में भी नजर आए। लेकिन 2023 में पठान के साथ शाहरुख ने जिस तरह से कमबैक किया, सब दंग रह गए। शाहरुख की पठान 2023 की सबसे बड़ी हिट बनी और इस फिल्म के ने बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा खत्म कर दिया। जी देखिए, पठान के बाद जब उनकी फिल्म जवान आई तो ये फिल्म भी कमाई के मामले में मील का पत्थर साबित हुई और इसने भी जबरदस्त कमाई की। बिल्कुल, देखिए शाहरुख खान आज कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। आइए देखते हैं टीवी से सिनेमा तक कैसा रहा शाहरुख का सफर। मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। मां को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी। पठान के बाद जवान में भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने वाले बॉलीवुड के किंग खान सिल्वर स्क्रीन के नए शहंशाह बनकर उभरे हैं। नाम तो सुना होगा। 58 साल की दहलीज पर पहुंच चुके शाहरुख ने बॉलीवुड की मंदी के दौर में लगातार 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी फैला दी है। जय हिंद। रेडी। इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। दरअसल बॉलीवुड का बादशाह बनकर माया नगरी पर राज करने वाले शाहरुख खान की शख्सियत किसी और ने नहीं बल्कि खुद शाहरुख ने ही गढ़ी है। अपनी मुसलसल मेहनत के दम पर, अपने फौलादी जज्बे के दम पर, अपने ऊंचे हौसले के दम पर। शाहरुख ना तो ऐसे परिवार से ही जहां सब कुछ थाली में परोस कर मिलता है और ना ही उनका कोई गॉडफादर ही है जिसकी रहनुमाई में सफलता की राह आसान हो जाती है। महज 15 साल के थे जब कैंसर से जूझ रहे इनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान इस दुनिया से रुखसत हो लिए। जब 25 साल के हुए तो माँ फातिमा लतीफा खान का भी इंतकाल हो गया। सर से माँ बाप का साया हटने के बाद शाहरुख के कंधों पर खुद के साथ बहन शहनाज लाला रुख खान की जिम्मेदारी थी। शाहरुख की जगह कोई और होता तो शायद हौसला हार जाता, लेकिन किंग खान ने हार मानने की बजाय हालात से जंग करने का फैसला किया। हालात से जंग जीतने का ये खूबसूरत सफरनामा देखिए। जिस इंसान के सामने लेट 80s में महज 50 रुपए की दिहाड़ी के लिए मशहूर गजल गायक पंकज उदास के कंसर्ट में वॉलंटियर बनने की बेबसी थी, वही इंसान आज विश्व का चौथा सबसे अमीर अभिनेता है। लेकिन जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का ये सफर कतई आसान नहीं है। मैंने कोशिश की, ये मेरा एक्चुअली मैं अपने घर वालों को ही बोलता हूँ कि कभी भी मेरे बारे में कुछ बोलो जब मैं ना रहूं तो कहना मेरे बाप ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे जो भी फैमिली का मेंबर कोई बोले कि उन्होंने कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं फेल भी होता हूँ ज्यादा वक्त, सक्सेस कम आता है, सक्सीड भी होता हूँ, लेकिन इट्स नेवर कि मैंने कोशिश नहीं की। बड़े स्क्रीन के बादशाह बनकर बॉलीवुड पर 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से राज कर रहे शाहरुख ने
अपने करियर का आगाज छोटे स्क्रीन यानी टीवी धारावाहिक से शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहला सीरियल दिल दरिया साइन किया था, लेकिन इसकी शूटिंग में देरी होती गई और इसके प्रसारण के पहले साल 1988 में फौजी सीरियल में काम मिला। फौजी सीरियल में कमांडो अभिमन्यु के किरदार को शाहरुख ने इतनी जिंदा दिली से और इतना बखूबी निभाया कि समीक्षकों को अंदाजा हो गया कि ये शख्स हल्की फुल्की रेस नहीं बल्कि लंबी रेस का घोड़ा है। बारहसिंगा और शेर तो आ चुके हैं। शेर? हाँ यार, कई बुत लगा रखे हैं, वो कई बारहसिंगे के सींग हैं, मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, सारा का सारा कमरा दीवाने खास कर दिया। फौजी के बाद अजीज मिर्जा के निर्देशन में बने सर्कस सीरियल में शाहरुख को मायानगरी में उड़ान भरने का तगड़ा रनवे मिल गया। उसी साल उन्होंने अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई अंग्रेजी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में एक छोटा सा किरदार निभाया। ये फिल्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी। कभी तो इतना लाउड यू कैन हियर इन द कॉरिडोर यार। तो भी सिली। इन्हीं छोटे छोटे किरदारों से शुरू कर शाहरुख आज वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने का तसव्वुर बड़े बड़े अभिनेता करते हैं। बड़ा सम्मान है शाहरुख के लिए मेरे दिल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने क्या क्या झेला है इंडस्ट्री में आने से पहले, और कहां से आया और क्या क्या खोया, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। बहुत हार्ड वर्किंग वो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो थिएटर में देखा था या मैं सुनता हूँ, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे वो चीज़ जो वो उसे मिली, उससे बहुत अंदर तक उसको चाहिए थी, और उसके लिए उसने अपने हड्डी तोड़ ली, अपने घुटने तोड़ लिए। आज शाहरुख की शख्सियत इतनी विराट हो चुकी है कि उसे संभालना किंग खान की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मैं बहुत बार ऐसा बोला है कि मैंने एक इमेज क्रिएट कर दिया शाहरुख का, और वो बन गया है। मैंने खुद नहीं किया, वो बन गया है, और मैं एक्चुअली उसका नौकर हूँ। आई एम जस्ट वर्किंग फॉर शाहरुख खान, और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं दिन भर काम करता हूँ, अच्छा लगता है, बट 4-5 दिन कभी साल में उसकी जिंदगी जीने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बेहद साधारण परिवार में पले बढ़े शाहरुख आज शोहरत, कामयाबी और ऐश्वर्य के उस मुकाम पर हैं जहां पाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता। लेकिन एक वक्त वो भी था जब उनकी जिंदगी दोराहे पर खड़ी थी। मां की मौत के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती थी। चुनौती को स्वीकार करते हुए शाहरुख ने दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म दिल आशना है के लिए उन्हें साइन किया, लेकिन दिल आशना है के आने से पहले ही उन्हें राज कंवर की फिल्म दीवाना में सेकंड लीड का रोल मिला। दीवाना शाहरुख की जिंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दीवाना में एक अग्रेसिव लवर बॉय के किरदार में शाहरुख ने अभिनय का ऐसा रंग भरा कि न सिर्फ ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, बल्कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को उनमें भविष्य के सुपरस्टार का अक्स दिखाई देने लगा। डेब्यू फिल्म दीवाना में एक दीवाने का दमदार किरदार निभाने के लिए साल 1993 में शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ये तो आगाज भर था। उसके बाद तो शाहरुख ने बॉलीवुड में ऐसा धमाल मचाया कि बड़े बड़े धुरंधरों की चूलें हिल गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक दिन पहले मनाए गए करवा चौथ पर्व की। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उसके जरिए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि देश भर में किस तरीके से करवा चौथ का ये पर्व मनाया गया है। कैसे महिलाओं ने जो तैयारी बहुत पहले से की थी और उस तैयारी को उन्होंने मुकम्मल बनाया कल के दिन। और ये देखिए बॉलीवुड सितारों ने भी करवा चौथ कुछ उसी अंदाज में मनाया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सबसे ज्यादा नई जोड़ी परिणीति और राघव की, इनका पहला करवा चौथ इन्होंने मनाया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे आपको शिल्पा शेट्टी नजर आएंगी, और तीसरी तस्वीर है विकी कौशल और कटरीना कैफ की। तो देखिए फिल्मी सितारों ने भी अपने घर पर बिल्कुल उसी अंदाज में करवा चौथ का त्योहार मनाया। शिल्पा शेट्टी और कई दूसरी हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल हुई। कटरीना कैफ और विकी कौशल ने भी करवा चौथ पूजा से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की, देखिए भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने अपने खेल से वो मुकाम हासिल किया कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे, उन्हें पूजने लगे। यही वजह है कि उनके इस योगदान को देखते हुए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी एक प्रतिमा बाकायदा लगाई गई है। देखिए। Yes, so may I request
the unveiling, and there it is, the Sachin Tendulkar statue. सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाने वाला मैदान, सचिन के सपनों को साकार करने वाला मैदान, जहां सचिन ने पहले क्रिकेट देखा, फिर खेला और फिर वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंच पाना किसी क्रिकेटर के लिए ख्वाब सरीखा ही रहा। यही वो मैदान है जहां सचिन ने क्रिकेट का ककहरा सीखा और यहीं से अपनी पारी को विराम दे दिया। क्रिकेट जिसे हिंदुस्तान ने अपना धर्म जैसा बना लिया है और इसका भगवान सचिन तेंदुलकर को ये स्टैचू इसी का यकीन दिलाती है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये प्रतिमा क्रिकेट के इस नायाब हीरे की है, जिसका अनावरण 2023 वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली भिड़ंत के ठीक एक दिन पहले किया गया। The unveiling, and there it is, the Sachin Tendulkar statue. मूर्ति के अनावरण के दौरान खुद सचिन तेंदुलकर, शरद पवार, बीसीसीआई के महासचिव जय शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई लोग मौजूद रहे। ये मूर्ति एमसीए की तरफ से लगाई गई है, जिसमें क्रिकेट के प्रति सचिन के जीवन के 50 वर्षों के समर्पण को ध्यान में रखा गया है। सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा में उनके पसंदीदा शॉट खेलते हुए दिखाया गया है। साथ ही ये प्रतिमा 2011 के वर्ल्ड कप में उस मैच से जुड़ी है जिस खिताबी मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने भारत को जीत दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सचिन की ये प्रतिमा उनके स्टेट ड्राइव की मुद्रा में है। वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ही प्रतिमा का अनावरण करते हुए सचिन भावुक नजर आए। इस दौरान एक बार फिर स्टेडियम में सचिन सचिन की गूंज सुनाई दी। सचिन तेंदुलकर की ये प्रतिमा उस दौर में वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है जब वनडे मैचों में उनके 49 शतकों का मुकाबला करते हुए विराट कोहली उनके पायदान पर आकर खड़े हो चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ते ही वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वैसे क्रिकेट में रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन क्रिकेट में सचिन को मिला ये सम्मान भारत में किसी दूसरे क्रिकेटर को शायद ही हासिल हो सके। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात साफ हवा के हक की करते हैं। वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कैसे हमें आपको साफ हवा का हक मिले, इसकी कोशिशें जारी हैं। गुड न्यूज टुडे पर लगातार साफ हवा के इस हक की लड़ाई जारी है। और अब बात होगी पॉल्यूशन के सोल्यूशन की। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है तो दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई। इस शहर को माया नगरी भी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों इन दोनों शहरों का दम घुट रहा है। सांस लेना यहां पर मुश्किल हो रहा है। हवा में घुलता जहर लोगों को बीमार कर रहा है। दोनों शहरों में हवा लगातार खराब बनी हुई है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप तक प्रदूषण का साया नजर आता है। हालांकि बीसीसीआई ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से कुछ जरूरी कदम जरूर उठाए हैं, जिसमें दिल्ली और मुंबई में मैच के बाद स्टेडियम में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं मुंबई में भी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। सर्दी ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन सांसों पर पहरा लगना शुरू हो गया है। कई तरह की पाबंदियों और कोशिशों के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे और दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है और अब बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के लेवल को पार कर गया है, यानी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को समीक्षा बैठक की।
जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत उन इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5 दिनों तक 400 से अधिक होगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, ताकि हवा को और जहरीली होने से बचाया जा सके। जो बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको सीएक्यूएम के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही सीएनजी, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी न हो। दिल्ली नगर निगम ने भी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। MCD ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हर जोन को 20-20 लाख रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे MCD के सभी 12 जोन को दिए जाएंगे। इन पैसों का इस्तेमाल शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने धूल पर काबू पाने के लिए डस्ट स्प्रे स्टैंड खरीदने का प्लान बनाया है। इसका छिड़काव एंटी स्मोक गन के जरिए किया जाएगा और हर दूसरे दिन टावर स्प्रे भी किया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा भी खराब है। मुंबई में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां की हवा बेहतर हो। BMC हवा को साफ करने के लिए जगह जगह एंटी स्मोक गन से पानी की छिड़काव कर रही है, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं हो रहे। मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आने वाले दिनों में कुछ और उपाय लागू किए जा सकते हैं। मसलन 350 बेस्ट बसों में एयर फिल्टर लगाए जाएंगे, 10 भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वर्चुअल चिमनी लगाई जाएगी, 50 स्थानों पर वायु शुद्धिकरण के लिए वायु नामक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, निंदा उद्यानों में वायु शोधन प्रणाली स्थापित की जाएगी, उद्योगों को चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारों की कोशिश जारी है, लेकिन सेहत हमारी है तो उसे दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषित हवा में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वो मास्क आपके और प्रदूषण के बीच सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, हवा की गुणवत्ता तो बहुत खराब है और इसका असर जो है वर्ल्ड कप मैच में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्मॉग के असर ने वर्ल्ड कप के आयोजक को भी परेशान कर रखा है। ऐसे में आयोजकों ने फिलहाल मैच के बाद होने वाली आतिशबाजी को लेकर मुंबई और दिल्ली में नहीं करने का फैसला किया है। BCCI के सचिव जय शाह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के प्रति BCCI की संवेदनशीलता को जाहिर किया और मुंबई में मैच के बाद स्टेडियम में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाए जाने की अब जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के दौर में पटाखे फोड़ना ठीक नहीं होगा। देखिए, इसी तरह अगर हम बात करें, रोहित शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें मुंबई धुंध में लिपटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में रोहित शर्मा ने कहा है कि ये आदर्श है और ये हर कोई जानता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण है कि उन्हें बिना किसी डर के जीने का एक मौका मिले। हर बार मुझे क्रिकेट के बाहर बोलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा इस बारे में बोलता हूं, बात करता हूं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी का खास ख्याल रखना है। देखिए, शुभ समाचार में बात करेंगे तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव की, जिसके कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तुंगनाथ मंदिर के कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ चारधाम के कपाट बंद होने का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद शिव मंदिरों में से एक तुंगनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंड बढ़ने से बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे। कपाट बंद होने से पहले बाबा तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को स्थानीय फूलों और भस्म से ढककर समाधि रूप दिया गया। इसके बाद तुंगनाथ की देवडोली ने मंदिर परिक्रमा करते हुए चोपता के लिए प्रस्थान किया। आज भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को वनातोली में अर्घ अर्पित कर इलाके की खुशहाली की कामना की जाएगी।
भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए भनकुंड पहुंचेगी। यानी कल 3 नवंबर को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू-मठ में विराजमान होगी। 4 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकाल पूजा मक्कू-मठ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगी। अब से 6 महीने तक श्रद्धालु मक्कू-मठ में बाबा तुंगनाथ के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस साल पहली बार तुंगनाथ जी में 1,35,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। दर्शन का ऐसा ही रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा में भी बना है। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या पिछले कुछ सालों से कई गुना ज्यादा है। कोविड के बाद से 4 धाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन तुंगनाथ धाम के बाद अब चारों धाम के कपाट बंद होने का समय भी करीब आ चुका है। पिछले 6 महीनों से चल रही 4 धाम यात्रा भी जल्द ही खत्म होने वाली है। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इसके एक दिन बाद 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। उत्तराखंड में चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से कपाट बंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी ने ठंड का आगाज अब कर दिया। उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हेमकुंड साहिब ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहां के पहाड़ बर्फ से लदे पड़े हुए हैं और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ सफेद चादर बर्फ की नजर आएगी। श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद यहां बर्फबारी लगातार जारी है। अब यहां ठंड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पानी भी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और ऐसे में तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन ठंड का जो आगाज है वो पूरी तरीके से हो चुका है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से इसकी शुरुआत होती है, बर्फबारी होती है और फिर मैदानी इलाकों में शुरुआत हो जाती है। यूपी की बेटियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मथुरा में ऑपरेशन जागृति की शुरुआत की गई। इसके तहत 2 चरणों में यह अभियान चलाया जाएगा और महिलाओं और लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी। ऑपरेशन जागृति 2020 में शुरू किए गए योगी सरकार के मिशन शक्ति की तर्ज पर शुरू किया गया है, जो काफी सफल रहा है। नारी शक्ति को उसकी ताकत का एहसास दिलाने और उसके साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ जागरूक करने की ये मुहिम है। इस मुहिम का नाम है ऑपरेशन जागृति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये मुहिम देश की बेटियों को जागरूक करने की है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। 1 नवंबर को यूपी के मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में ऑपरेशन जागृति का आयोजन किया गया। आगरा जोन के एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने ऑपरेशन जागृति का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटियों को संदेश दिया गया। ऑपरेशन जागृति का मुख्य मकसद महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अपराधों में कमी लाना है। महिलाओं और बालिकों के सशक्तिकरण के लिए ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम के जरिए सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। यह अभियान 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 3 महीने तक ऑपरेशन जागृति को संचालित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं, लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरे चरण में इस अभियान के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ये सारा काउंसलिंग बेस्ड है और संवाद बेस्ड है। इसमें हम परसुएसिव स्टाइल में जाएंगे और हमने ये प्रण किया है कि और जो कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है कि हम इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, 62 ब्लॉक्स हैं, जितने भी हमारे 37 सर्कल्स हैं, जितने भी हमारे 130 पुलिस स्टेशंस हैं और कम से कम 300 ग्राम पंचायत, हमारे 4000 ग्राम पंचायत है, 300 ग्राम पंचायत में हम डायरेक्ट इंटरवेंशन यूनिसेफ के माध्यम और ये सारे पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से करेंगे और बाकी जो हमारे अधिकारी हैं वो प्रशिक्षित होंगे और वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में वो भी जाएंगे आगे और कार्य करेंगे। ऑपरेशन जागृति यूपी में सफल रहे मिशन शक्ति का ही एक और कदम है।
महिलाओं के हक और अधिकार के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति काफी कामयाब रहा। 2020 में यूपी में महिला संबंधित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मिशन शक्ति के नाम से शुरू हुआ अभियान सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की थीम पर आगे बढ़ा। इसी साल 14 अक्टूबर को मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई। यूपी के इस अभियान से प्रभावित होकर केंद्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम भी मिशन शक्ति रखा गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। उम्मीद है कि मिशन शक्ति की तरह ही ऑपरेशन जागृति अपने मकसद में कामयाब होगा और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मथुरा से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आशुतोष राणा की अपकमिंग फिल्म लकीरें की कर ली जाए, जो 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही। फिल्म की रिलीज से पहले हमारी सहयोगी गुंजन ने फिल्म के कलाकारों और डायरेक्टर दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो अपने आप में बहुत खास है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं आशुतोष राणा जी, लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन। विनीता बाग जी मेरे साथ में मौजूद हैं। जिस फिल्म पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें ये विक्टिम की वकील के तौर पर भूमिका निभा रही हैं। गौरव चोपड़ा जी मेरे साथ में मौजूद हैं और दुर्गेश पाठक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले आशुतोष जी, आप इससे शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा इस फिल्म के पोस्टर को समझूंगी। मैंने जो थंबनेल देखा उसमें आंख पर आप पट्टी बांधते हुए दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसा कि अदालत की एक हमारे बारे में अवधारणा है कि अदालत जो होती है उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है, मतलब वो देखती नहीं है, वो सुन के फैसला करती है। तो यानी कि शब्दों में ही सत्य होता है। और तो ये उसका एक सिंबॉलिक वो चीज़ है। और खास करके जो लॉयर होते हैं उनके जीवन का एक सबसे बड़ा, इसको आप वरदान भी कह लें या इसको आप अभिशाप भी कह लें, कि उनको कभी कभी असत्य को सत्य बना के प्रस्तुत करना पड़ता है और कभी कभी सत्य को असत्य साबित करना पड़ता है। तो ये उस स्थिति और घटनाक्रम की एक वो चीज़ कि विक्टिम की आंखों के ऊपर, जो टिया वाजपेयी उसमें है कि विक्टिम की आंखों के ऊपर एक वकील के द्वारा, जो कि कानून का प्रतिमान है, कानून का प्रतीक है, वो उनकी आंखों पे पट्टी बांध रहा है। तो ये उस तरीके का एक है कि भाई, हालांकि जबकि देखा जाए तो अपराध तो सिर्फ सुना ही नहीं जाना चाहिए, अपराध के साक्ष्यों को देखा भी जाना चाहिए। आशुतोष राणा कलाकार और अदाकार में फर्क बखूबी जानते हैं जी। तो वकील के तौर पर वो कलाकार हैं या अदाकार हैं? आशुतोष राणा वकील के तौर पर ही नहीं, आशुतोष राणा मूलतः कलाकार हैं, क्योंकि अदाकार में आपको आपकी अदाओं की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, आपको रिपीटिशन आवश्यक है। और कलाकार में आपको पुनरावृत्ति वर्जित होती है, आपको बार बार अपने आप को तोड़ना पड़ता है। तो जो तोड़ने की कला में, तोड़ने के बाद जो बनाते हैं उसको आप कलाकार कहते हैं, और बनने के बाद जिसको बरकरार रखते हैं उसको आप अदाकार कहते हैं। बिल्कुल। 5 में से 1 महिला जो बलात्कार के शिकार हैं, देखा जाता है उन पे बलात्कार उनका पति ही किया है। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और फिल्म साइन करने से पहले तक मुझे मालूम नहीं था कि हमारे देश में मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं है। तो जब मुझे इस फिल्म के लिए मुझे साइन किया गया, मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए और बाकी औरतों के लिए जो इस पे बात नहीं कर सकती। औरतें डर जाती है, वो अपने दोस्तों से क्या, मतलब पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक जाना तो बहुत दूर की बात है, अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते। ये घर में ही ये मुद्दा कई बार दबाया जाता है। मेरे कैरेक्टर का नाम प्रोफेसर विवेक अग्निहोत्री है। वो एक प्रोफेसर हैं लखनऊ में और एक पोएट भी हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। जहाँ जाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, समाज में नाम है, और वो चाहते हैं वो एक सिंपल सी लड़की से शादी कर लें, और वो कर भी लेते हैं। वो एक छोटा सा लाइन यहाँ बताता हूँ कि वो उनके दोस्त उनको कहते हैं शादी से पहले, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुमने कैसे बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैं दद्दा को मना नहीं कर सकता, और दद्दा कह रहे थे कि लड़की और गाय को अगल बगल खड़ा कर दो तो बताना मुश्किल है कि गाय कौन है। फिल्म को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और आप दर्शकों से क्या चाहते हैं, जल्दी से? आपके इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से, जो फिल्म के देखने वाले हैं, जो फिल्म को थोड़ा भी पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, वो इस फिल्म को देखें।
3 तारीख को सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ रिलीज़ हो रही है इस फिल्म को देखें। और इस फिल्म के बारे में जैसा अभी आपने देखा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो सब किस तरह से उन्होंने एक एक किरदार को जिया है, उस किरदार के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं। तो उसी तरह से उन बातों को सुने, उनकी चर्चा हो, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है और यही मेरा अनुरोध है आपसे।